आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं कुछ अहम खबरें। साबिक़ वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र की दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात के बाद उनके हल्क़े असम्बली हुजूराबाद और कमलापुर पहुंचने पर उनके हामियों ने इटाला राजेंद्र का वालेहाना खैर मकदम किया और रोड शो मुनक़्क़िद करते हुए मोटरसाइकिल रैली और कारों का काफ़िला निकालते हुए इटाला के हामी जिंदाबाद, इटाला राजेंद्र जिंदाबाद और केसीआर जिंदाबाद के नारे भी, माफ़ करना, केसीआर खबरदार के नारे बुलंद किए। इटाला राजेंद्र अपने हामियों के जोश व जज्बे को देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। దాడి చేస్తూ ఉన్నారు, బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్లాక్మెయిల్ చేసినా, వాళ్ళు దాడులు చేసినా, వాళ్ళు మనుషులను కొనుక్కునే ప్రయత్నం చేసినా ప్రజల్ని మాత్రం ఎవడు కొనలేడు. 20 ఏళ్ల చరిత్రలో మిమ్మల్ని మా గుండెల్లో పెట్టుకున్నాం, మీరు కూడా మమ్మల్ని అట్టే చూసుకున్నారు. తెలంగాణ మొత్తం ఉద్యమానికి కరీంనగర్ కేంద్ర బిందువు అయితే ఆ కరీంనగర్ని కాపాడుకున్న నియోజకవర్గం ఆనాటి కమలాపూర్ నియోజకవర్గం, ఈనాటి హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం. కాబట్టి తప్పకుండా మళ్ళీ నీవు ఎత్తిన ఈ జెండా, నువ్వు ఎత్తిన ఆ పిడికిలి దిగబట్టుకొని ముందుకు నడువు బిడ్డ. మా సంపూర్ణమైన ఆశీర్వాదం మీతోటే ఉంటుంది. ఇవాళ డబ్బులు విజయం సాధించవు, అధర్మం విజయం సాధించదు, దౌర్జన్యం విజయం సాధించదు, కేసీఆర్ విజయం సాధించడు. తప్పకుండా మళ్ళీ నీకే విజయం కట్టబెడతాం బిడ్డ, నువ్వు ముందుకు పో అని చెప్పి ఆశీర్వదించారు. ఈ నియోజకవర్గంలో రేపు సంగ్రామం జరిగితే ధర్మానికి అధర్మానికి మధ్య సంగ్రామం జరుగుతుంది. ఇదొక కురుక్షేత్రంలాగా ఉంటుంది. కౌరవులకు పాండవుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది. ఈ హుజరాబాద్లో साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी के साथ की गई पुलिस की बदसलूकी की मजम्मत की और उसे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TRS हुकूमत की शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि यह RSS के इशारों पर चलकर मुस्लिम तंजीमों, इदारों और उलमा के साथ नाज़िबा रवैया अख्तियार कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि TRS हुकूमत ने अपने आप को सेकुलर जमात करार देकर इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की थी, लेकिन जीतने के बाद मुतासिबाना रवैया अख्तियार कर रही है, जो नहायत ही बदबख्ताना है। मौलाना जाफ़र पाशा हुसामी शहर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, उनके साथ पुलिस का ऐसा रवैया शर्मनाक बात है। को शहीद करें, फिर साथ ही साथ कई छेलों को रोड वाइडिंग में तोड़ दे रहे हैं। अब और कदम आगे बढ़कर उन्होंने यहां तक चले गए कि वाइस चांसलर 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन केसीआर की नज़र में एक भी मुसलमान उस काबिल नहीं है कि वो वीसी बन सका। इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो 8 मेंबरों को अपॉइंटमेंट करे, उसमें एक भी उस काबिल नहीं है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन रहा। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर की इसलिए ज़रूरत थी कि तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है और नौकरी, कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां आप एम्प्लॉयमेंट देने का इदारा है, तो एम्प्लॉयमेंट में अगर हमारा नुमाइंदा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं होगा, तो हमारा 4% रिजर्वेशन अमल हो रहा नहीं हो रहा, इसकी कौन जमानत देंगे। इसी तरीके से वाइस चांसलर, जहां हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को सिद्दीक साहब को बनाए, अकबर साहब को तेलंगाना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरे दौर में, फिर यहाँ पे हफीज साहब को वेटनरी यूनिवर्सिटी का तिरुपति का वाइस चांसलर बनाए। 3 वाइस चांसलर थे कांग्रेस के पीरियड में, 3। आज एक भी नहीं, जीरो कर दिया गया है। तो इस पे हम अगर खामोश रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में कौम भी माफ नहीं करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हम मुसलमानों को पहुंचाने वाले बन जाएंगे। अब एक हो गया। अब दूसरी तरफ आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां 80 ममालिक के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, आप उसका नाम बदल के बोल रहे कि PV नरसिम्हा नाम लगा दो। अरे भाई, हैदराबाद क्योंकि नई यूनिवर्सिटी बना उनके नाम पे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, तो उसको क्यों नहीं करते। उस पर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी मेरा सवाल है, शिकायत है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम, अगर आप हैदराबाद MP है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे तो कैसे लगेगा।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के सामने दो भाइयों ने खुदकशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के मुजाफाती इलाके पेट बशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नरसिंह राव नामी नौजवान अपने भाई के साथ प्रगति भवन के पास पहुंचा। कुछ देर बाद प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला था। उस दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव की कार का काफिला वहां पहुंचा। उनमें से एक भाई ने कार के सामने कूदकर खुदकशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे बचा लिया, जबकि दूसरे भाई ने खुदसोजी की कोशिश के लिए अपने आप पर पेट्रोल डाल लिया था। ताहम पुलिस वहां मौजूद थी और उसने उस की कोशिश को नाकाम बना दिया और दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया कि इन भाइयों के मकान पर एक रोडी शीटर ने कब्जा कर लिया है और पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस पर ये दोनों भाइयों ने ये इंतहाई इक़दाम किया। मरकजी हुकूमत मर्ज़ कोरोना की दवाओं के जरिए जीएसटी के लेते हुए मरीजों से 7,000 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है। मरकजी हुकूमत का ये रवैया गरीब आवाम के लिए तकलीफ का बास है। मीडिया से बात करते हुए रुकन आमला मरकजी CPI कमेटी सैयद अदीस पाशा ने इल्ज़ाम आयद किया कि जान बचाने वाली दवा पर 12%, वैक्सीन पर 5%, सैनिटाइज़र पर 18% और एम्बुलेंस की खिदमात की वसूली GST हुसूल पर 38% आवाम के जेबों पर आवाम का डाका है, हुकूमत का ये डाका है। अजीज़ पाशा ने कहा कि मरकजी हुकूमत कोरोना के मरीजों से जुल्म करके GST के ज़रिए 7,000 करोड़ रुपए वसूल कर चुकी है और इसे बंद करना चाहिए। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की तरफ से हम यहाँ जो धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि हुकूमत जो है ना कोविड के तमाम जितने भी वैक्सीन हैं, एम्बुलेंसेस हैं, सैनिटाइजर्स हैं और तमाम चीज़ों के ऊपर जो टैक्स वसूल कर रही है बहुत ही वो नाइंसाफ़ी के बराबर है। जबकि हिंदुस्तान में जो है ना 2 करोड़ 89 लाख लोग जो है ना मुतासर हुए और 3,49,50,000 जो लोग जो है ना मौतें वाक़ई हुए। ये तो हुकूमत के सरकारी इदाद शुमार है। अगर देखा जाए न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना यह है कि उससे डबल ट्रिबल है। तो वो चीज़ों को बाजू रखते हुए हम यही कहेंगे कि हुकूमत जो है ना ऐसे नाजुक वक्त पर आवाम को सहूलतें पहुँचाने की बजाय आवाम से टैक्स वसूल करना, खून चूसना, 6,000 करोड़ रुपये वो लोग जमा किए हैं। एक 10 दिन पहले की बात है और आज समझते हैं कि 7,000 करोड़। अब कहना यह है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने कहना यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 8 तारीख के दिन यानी कल बैठने वाले हैं, उसमें वो तय करेंगे। अब तक जो वैक्सीन को 5% है और दूसरे सैनिटाइजर को 18% है और जो ना एम्बुलेंस को 28% है, रेमडेसिविर को भी वो लोग जो ना 12% ले रहे हैं, जो जान बचाने वाली दवा है। तो ये तमाम चीज़ों जो ना ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है ना लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है या लोगों को उल्टा नुकसान पहुंचाने के लिए है। तो आज मौके पर इस GST भवन के सामने यही करने के लिए मुजाहरा कर रहे हैं कि आप फौरन ये तमाम टैक्सेस है ना वापस कोई 1% का टैक्स लगाना नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा हुकूमत जो ना कोरोना वायरस के इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन को जायद कीमतों पर फरोख्त करने के इल्ज़ाम में साउथ जोन पुलिस ने एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शफीउद्दीन को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से पुलिस ने 20 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। शफीउद्दीन एक इंजेक्शन 15,000 रुपये में ब्लैक कर रहा था।
एक मुस्तनद इत्तला के बाद साउथ जोन टास्क फोर्स ने शफीउद्दीन को बहादुरपुरा इलाके से गिरफ्तार किया और मजीद तहकीकात के लिए उसे और जब्त की गए इंजेक्शन को हुसैनी एमपीएस के हवाले किया। नेल्लोर जिले के कृष्णापट्टनम में कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपनी आयुर्वेदिक दवा से शहरत पाने वाले आनंदया ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को एक खत लिखकर दवा साजी के साजो सामान की मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। आनंदया ने बड़ी मकदार में दवा तैयार करने और उसे दीगर रियासतों में तकसीम करने में मदद की दरख्वास्त की। आनंदया ने चीफ मिनिस्टर को मौसूमा खत में दवाइयों की तैयारी के लिए बिजली की सहूलत वाला एक मरकज़ कायम करने की ख्वाहिश की है। जिले नेल्लोर के मोनूबोलू मंडल में आज आनंदया की दवाएं तकसीम की गईं। इस दवा को वॉलंटियर्स के जरिए घर घर जाकर तकसीम किया गया। पुलिस ने कृष्णापट्टनम पंचायत में दफ़े 144 नाफिज करके दूसरे मुकामात से लोगों को कृष्णापट्टनम आने नहीं दिया। आनंदया ने ऐलान किया था कि हाई कोर्ट ने उनकी दवाओं की तकसीम की इजाज़त दी है। उसके तनाजुर में रियासती हुकूमत से उन्होंने ताउन की ख्वाहिश की और दवा तकसीम करने का ऐलान किया था। कोरोना के दवाओं पर अंधाधुंध जीएसटी की वसूली की मजम्मत करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आज भवन पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए जीएसटी मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना के मर्ज की दवाओं पर जीएसटी को फौरी बर्खास्त करे। मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी सीपीआई चाडा वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना के खात्मे के सिलसिले में संजीदगी से जीएसटी नहीं लें और अगर मरकजी हुकूमत दस्तबरदार नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ये टैक्सेस डाल रहे, कैसे कई की टैक्सेस, हार्मोना मेडिसिन के ऊपर टैक्सेस क्या, वो भी इसके ऊपर जीएसटी लगाते क्या। वैसे ही सैनिटाइजर ये सब इसके ऊपर लोग यूज करो बोलते, उसको वो भी टैक्स लगा के पैसे लेते, फिर किस लिए? और पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का तो दाम बढ़ गया है और तो आकाश में चल रहा। अब ये कोरोना वायरस को, कोरोना मेडिसिन को भी जीएसटी लगाने से ये ठीक नहीं है। ये पूरे फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये गरीबों को लूट रहा है। ये इससे जल्दी से जल्दी ये कोरोना जीएसटी से कम करो, जीएसटी निकाल के जैसे लोगों को फ्री मेडिसिन दो, ये डिमांड करते हैं। सबको फ्री कोरोना वायरस जो पॉजिटिव है सबको फ्री देना है और वैसे ही जो कोरोना से तकलीफ उठ रहा गरीबों को फ्री मेडिसिन देना है और फ्रीली ट्रीटमेंट करना है, यही डिमांड करते हैं। और ये कोरोना जो मेडिसिन है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जीएसटी निकालिए, नहीं है तो आंदोलन और बढ़ेगी। यही नरेंद्र मोदी को डिमांड करते हैं। और वैसे ही ब्लैक फंगस भी हो रहा, ब्लैक फंगस का जो है सो इंजेक्शंस नहीं है। मैं कल 2-3 हॉस्पिटल्स को बात करें तो इंजेक्शंस नहीं आ रहे सेंटर से, पूरे सेंटर में रख लिए, सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में सब रख के ये स्टेट्स को फिरा रहे। देखिए नहीं बीच में क्या हो रहा, क्या मतलब हो रहा, ये कोवैक्सीन कोविशील्ड ये जो है सो वैक्सीन हूँ, इसके लिए सेंट्रल थोड़ा देती, स्टेट्स थोड़ा परचेज करना, ग्लोबल टेंडर हुआ तो कोई नहीं है। जब क्या करना पड़ा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो
ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान में कोविड-19 के वाक़यात में कमी आ रही है, ताहम वफ़ात का सिलसिला अभी जारी है। कोरोना वायरस से हर कोई परेशान हुआ है, खा वह आम आदमी हो या मशहूर शख्सियात। हर रियासत में यही सूरत हाल रही। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां कोविड-19 का एक भी मामला नहीं हुआ है। कोविड-19 के तेज़ी से फैलाव के बावजूद संगारेड्डी ज़िले का काशवाड़ा गांव में कोरोना वायरस के 0 पॉजिटिव मामलों की वजह से वो एक मिसाली गांव बन गया है, जहां पर कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस गांव की आबादी लगभग 300 अफराद पर मबनी है और करीब 150 मकानात हैं। इसमें से 30% अफराद सैनिटेशन वर्कर्स हैं, बाकी अपने आबा व अजदाद के पेशों से वाबस्ता हैं। इस गांव के अफराद इस बात की मकदूर भर कोशिश में लगे हुए हैं कि उनका गांव कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो। गांव वाले अपने गांव की मुकम्मल सफाई कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन गलियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं और नालियों की सफाई को भी महलूज रख रहे हैं। हर कोई कोरोना के क़वाइद पर सख्ती से अमल कर रहा है। सभी मास्क लगाते हैं, समाजी फासला भी बरकरार रख रहे हैं और सैनिटाइज़र का भी मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से काशावाड़ा गांव में कोरोना मुस्बित मामले 0 हैं। एक अंदरनाक वाक़े में जो चित्तूर ज़िले के मदन्नापल्ली के एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पेश आया, 2 मुलाजिमीन हलाक और एक कारकुन जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यूकलिप्टस ऑयल के म्यार की जांच करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन को इंस्टॉल किया जा रहा था, जिसमें 42 साल लिंगप्पा की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। इस यूनिट के मालिकान शिवा महेश और नियाज बादशाह, जो खुद भी वहां काम कर रहे थे, शदीद जख्मी हो गए। इन दोनों को मुकामी अस्पताल को मुंतकिल किया गया, जहां नियाज बादशाह को तिरुपति के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही इंतकाल कर गया। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। आगे की तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात आपस की लड़ाई में जख्मी होने वाला नौजवान इलाज के दौरान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा इलाके में नौजवानों के 2 ग्रुप्स में लॉकडाउन के दौरान किसी बात पर झगड़ा हुआ। हाथापाई में 19 साल तालिब इल्म अदनान मार लगने की वजह से गश खाकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए खानगी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज वो दौरान इलाज जाँबर न हो सका। दबीरपुरा पुलिस ने कबल अज़ीं इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। नौजवान की मौत के बाद दफात में तरमीम की गई है। पुराने शहर में स्ट्रीट फाइट का CCTV फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। झुंड ने मिलके मेरे बच्चों को 3 से 4 बच्चों ने मिलके मार दिया और उसी 10-12 जने ग्रुप में होते हैं। टीवी में बता रहा है, क्लियर बताने के बाद अब मैं बार बार हुकूमत से, पुलिस से कितनी अपील करूं, क्यों करूं अपील? मेरे बच्चे के साथ जस्टिस चाहिए, मेरे बच्चे को जस्टिस चाहिए। आज मेरा भाई मेरा भतीजा है, उसका बाप कोई इंटरव्यू, कोई वो अपने होश हवास खो चुका है, उसका बच्चा चले गया है। हमने आज अपना बच्चा खोया है। हम उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उन बच्चों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आज हम मेरे बच्चे की जान ले चुके हैं, इतना बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिए हैं, मेरे बच्चे का कत्ल कर दिए हैं। उन सबको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए हुकूमत से, कमिश्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, CM साहब से प्लीज़ इस केस में इन्वॉल्व हो। हमारा बच्चा चला गया है। 2-3 इंसिडेंट्स हो गए इस तरह 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं ओल्ड सिटी में। डबलपुरा नागाबोली में ऑलरेडी एक मर्डर होता है 4 दिन पहले, फिर 4 दिन बाद ये हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कब तक चलेगा? हम अपने बच्चों को इस तरह खोएं? क्या पुलिस सख्त नहीं हो सकती? क्या हुकूमत सख्त नहीं हो सकती? ये किन चीज़ों में इन्वॉल्व है ये बच्चे, हमें नहीं पता। ये पुलिस का काम है, हुकूमत का काम है। इनको जो मारे सो बच्चों ना कुछ ड्रग्स लिए या गांजा जो भी लिए, वो किस तरह के हालात में थे हमें नहीं पता। वो झूठ हम भी टीवी देखे, हम तो घर बैठे थे। हमारा बच्चा 7:30 को हमारे साथ था, बाहर निकलता हम समझ रहे हैं कि बच्चा बाहर गया है। वो बच्चा चंचलगुड़ा चला जाता है, उसको 6-7 बच्चे मिलकर मार देते हैं। आधे घंटे के बाद खबर आती है कि वो दवाखाने में एडमिट है और कोमा में चला गया। आज दूसरे दिन उसने अपना दम तोड़ चुका है। हमने अपना बच्चा खोया है। DCP साउथ जोन गजराव भोपाल ने मीडिया को बताया कि इतवार को फलकनुमा पुलिस स्टेशन की हुदूद में शाहरुख नामी नौजवान का कत्ल हो गया था। पुलिस ने इस केस के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शाहरुख
के नाम से इस लड़के को शाहरुख नाम के इस लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। लड़की के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ था, लेकिन उन्होंने कहीं और जाके शादी कर ली क्योंकि शाहरुख पहले से शादीशुदा था। लड़की के बाप अनवर ने शाहरुख को बातचीत के बहाने घर पर बुलाया। उसके बाद शाहरुख और अनवर एक ही गाड़ी पर बैठकर जाने लगे। रास्ते में अनवर ने ब्लेड निकालकर शाहरुख की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इंतकाल कर गया। डीसीपी साउथ ने बताया कि अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में संडे को शाहरुख नाम के एक लड़के का कत्ल किया गया। पिछले कुछ दिनों से उसका एक लड़की से मोहब्बत हुई, उसको शादी करने का था, लेकिन उसकी फैमिली में ऑब्जेक्शन है कि पहले से शाहरुख शादीशुदा है, इसलिए मना कर दिए। लेकिन ये उस लड़की को लेके सीक्रेटली उसका निकाह कर दिया और ये जब पूरे उसकी फैमिली को जब मालूम हुए, उसका लड़की का फादर जो है अनवर उसको अपने घर बुलाया संडे मॉर्निंग को। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल पड़े एक ही गाड़ी में। पीछे अनवर बैठा था, वो लड़की का फादर जो है आगे ये ड्राइव कर रहा था शाहरुख। रास्ते में एक ब्लेड निकाल के उसको गर्दन पर काट कर उसकी कत्ल कर दी गई। उसको अरेस्ट किया अनवर को, इसके कोर्ट में पेश करेंगे। फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में संडे को शाहरुख नाम के एक लड़के का कत्ल किया गया। शहर हैदराबाद में 25 दिन के लॉकडाउन के दौरान सख्ती से अमल आवरी हो रही है, लेकिन पुलिस लॉकडाउन के बावजूद कत्ल जैसे जराइम को रोकने में नाकाम हो चुकी है। लॉकडाउन के बावजूद चंद अफराद सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनमें मुजरिमाना जहनीत के हामिल अफराद भी शामिल हैं। चेक पोस्ट पर सख्ती के बावजूद शहर की गली कूचों में आवाम बाहर घूम रही है, जिसकी वजह से शहर में लॉकडाउन के बावजूद कत्ल की वारदातों में इजाफा हो चुका है। लॉकडाउन के आगाज के बाद से 7 कत्ल हुए। 2 कत्ल लॉकडाउन से कबल होने के बावजूद लॉकडाउन के दौरान मंजर-ए-आम पर आए हैं। कांग्रेस कायदीन का एक वफ्द कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर जीएचएमसी से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें इस बात की नुमाइंदगी की गई कि बालानगर फ्लाईओवर ब्रिज का नाम आजहानी कांग्रेस से सीएलपी कायद पी जनार्दन रेड्डी के नाम से मौसूम करे और इन रास्तों को पी जनार्दन रेड्डी मार्ग करार दे। कांग्रेस कायदी ने बताया कि पी जनार्दन रेड्डी ने हमेशा सनत नगर बालानगर की तरक्की के लिए काम किया है। పర్యాలు ఎమ్మెల్యేగా చేశారు, సిఎల్పి లీడర్ కూడా చేశారు. ఆయన ఎన్నో కార్మిక సంఘాలకు కార్మికులకు ఒక దేవునిగా కూడా పనిచేసినది ఈ రోజు వరకు కూడా మనం మరవలేని సంగతి. ఆ రోజున టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉండని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండని అక్కడ బ్రిడ్జ్ కట్టాలనేది డిమాండ్ మా స్వర్గీయ పి జనార్దన్ రెడ్డి గారి ఉండే. ఆ రోజు గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసుకుపోవడం కూడా జరిగింది. తదుపరి మరి ఆయన అంతం ఇదైపోయిన తర్వాత నేను ఆయన దయాదక్ష వల్ల మేము కార్పొరేటర్ కాగలిగింది. 9లో మేము కార్పొరేటర్ గెలవడం జరిగింది. తర్వాత 9 మేము కార్పొరేటర్ తర్వాత స్టాండ్ కమిటీ కూడా నాకు అవకాశం ఇచ్చారు. స్టాండ్ కమిటీలో దీన్ని బ్రిడ్జిని అప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కృష్ణబాబు కమిషనర్ త్రూ మేము అప్రూవల్ చేయడం జరిగింది. కుకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకటి అంబేద్కర్ చౌరస్తా అంబేద్కర్ విగ్రహం కూడా ఈ రెండు కూడా నేను స్టాండ్ కమిటీలో అప్రూవల్ చేయడం జరిగింది. నేను ముఖ్యంగా కూడా ఏంటంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంతానికి కార్మికులకు ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో ఇది ఉండే. అక్కడ బాలనా ప్రాంతము రోజు సాయంత్రం జామ్ అవుతుండే, రోడ్లు జామ్ అవుతుండే. పబ్లిక్లు ఏదైనా కార్మికులు ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా కూడా చాలా యాతన ఉండే. ఆయన కృషి ఫలితం ఆ రోజున ఈ రోజున ఆయన ఆ రోజు ఆయన లేవనెత్తిన పాయింట్ ఈ రోజు కంప్లీట్ కావడం మేము శుభసూచకంగా భావిస్తున్నాం. ఈ రోజు మేము కోరేది ఒక్కటే, हिंदुस्तान में तैयार होने वाली कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्सिन और कोविशील्ड में सबसे ज़्यादा असर अंदाज कोवैक्सिन बताई गई है। कोवैक्सिन लेने वालों को कोरोना से मुतासिर होने का कोई खतरा लाहक नहीं होता है। एक ताज़ा तहकीक में इस बात का पता चला है। ताज़ा मुताले से मालूम हुआ है कि जिन लोगों ने भारत बायोटेक की जानिब से तैयार की जाने वाली देसी कोविड वैक्सीन कोवैक्सिन की 2 खुराकें ली, उनमें कोरोना होने का इम्कान कम देखा गया है। कोवैक्सिन की 2 खुराकें लेने वालों में महज
2.2% अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की जानिब से तैयार की जाने वाली कोविशील्ड के 2 खुराक लेने वालों में इन्फेक्शन की शरह 5.5% पाई जाती है। यह मुतालिया अहमदाबाद के विजय रत्न डायबिटिक सेंटर, कोलकाता के जीडी अस्पताल, धनबाद के जियाबेटिक सेंटर, कार्डियक रिसर्च सेंटर और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में डॉक्टरों के जरिए किया गया था। यह तहकीक 1515 अफराद पर की गई थी, जिनमें 305 मर्द और 210 खवातीन शामिल थे, जिन्होंने वैक्सीन की 2 खुराकें ली थी। अलबत्ता एंटीबॉडीज कोविशील्ड के जरिए बड़ी मकदार में तैयार हो रही हैं। कोविशील्ड की जिन लोगों ने 2 खुराकें ली, उनमें 127 ऑब्जॉर्बेंस यूनिट फी मिलीलीटर खून में एंटीबॉडीज पैदा हुई, जबकि कोवैक्सीन में यह तादाद सिर्फ 53 है। ताहम मुल्क में तैयार होने वाले 2 वैक्सीन भी काफ़ी असरअंदाज हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले बाराबंकी में गैर इंसानी वाक़या पेश आया। एक शख्स जिसकी शनाख्त चंद्रराम साहा के तौर पर की गई ने अपनी बहू को बेच दिया। उसने गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अफराद से इस सिलसिले में 80,000 रुपये माहिदा भी कर लिया था। मुतासरा खातून ने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो वो पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुलजमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से खातून को आज़ाद करवा लिया। बहू को फ़रोख्त कर देने वाला सुसर फरारी में है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। इत्तलात हैं कि चंद्रा राम ने अभी तक 300 खवातीन को फ़रोख्त किया है और वो एक कत्ल की वारदात में भी मुलविस है। महात्मा गांधी की पड़पोत्री आशीष लता राम को गोविंद को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जनूबी अफ्रीका की अदालत ने 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में दी गई है। उनके खिलाफ जनूबी अफ्रीका में 3.22 करोड़ रुपए गबन करने का इल्ज़ाम है। इस मामले में कसूरवार साबित होने के बाद डरबिन की एक अदालत ने उन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। बिजनेसमैन SR महाराज को आशीष लता राम गोविंद ने धोखा दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लता राम गोविंद हुकूक इंसान के नामवर कारकुनान इला गांधी और मेवाराम गोविंद की बेटी हैं। डरबिन अदालत ने लता राम गोविंद को इस मामले में आयद सज़ा और सज़ा के खिलाफ अपील का मौका नहीं दिया है। कनाडा में एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद को गाड़ी से टक्कर देकर हलाक कर दिया गया, जो फुटपाथ पर अपने मकान जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों में माँ, बेटा, बहू और पोतरी शामिल हैं, जबकि 9 साला पोतरा शदीद जख्मी है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या मुसलमानों से नफरत में अंजाम दिया गया है और गाड़ी चलाने वाले की उम्र सिर्फ 20 साल है, जिसने मुस्लिम खानदान को निशाना बनाया। यह वाक़या कनाडा के ओंटारियो सूबे के लंदन सिटी में पेश आया। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक कनाडा का शहरी 20 साला निथानील वेलेट एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी की मदद से फुटपाथ पर चलने वाले मुस्लिम खानदान को रौंद डाला। जाँ बहक होने वालों के नाम जाहिर नहीं किए गए। बताया जाता है कि इस वाक़े में 77 साला खातून का 46 साला बेटा, 44 साला बहू, 15 साला पोतरी जहाँ बहक हो गए और 9 साला पोतरा शदीद जख्मी हुआ है। यह ख़ानदान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस ने कातिल को एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नफरत में अंजाम दिए गए इस हमले की सख्त मजम्मत की और उसे दहशत गर्दी का वाक़या करार दिया। उन्होंने इस वाक़े पर मुल्क के मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो इनके साथ खड़े रहेंगे। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के जनूबी इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 2 दर्जन से भी ज़्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के जनूबी अजला में 7 जून पीर की शाम बिजली गिरने के मुतादिद वाक़यात पेश आए, जिसमें कम से कम 27 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। रियासत में कुदरती आफात से निमटने वाले महकमे के मुताबिक ज़िला मुर्शिदाबाद और हुगली सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, जहाँ मजमूई तौर पर 20 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि बाकी अमवात पड़ोसी अजला में हुई हैं। भारत में जनूबी रियासत केरला में गुज़िश्ता हफ्ते मानसून की आमद के साथ ही मुतादिद इलाक़ों में तूफ़ानी आंधियाँ चलने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कोलकाता में महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को दिन के वक्त ज़बरदस्त गर्मी थी, ताहम शाम होते ही गरज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। इस तूफ़ान से मशरक़ी मदनापुर, जनूबी परगना, कोलकाता, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, बांकरा और नदिया जैसे अजला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।